नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप जुलाई और अगस्त के महीने में फूलगोभी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि बरसात में फूलगोभी की खेती करना जितना फ़ायदे होता है दोस्तों, जितना फ़ायदा का सौदा होता है उतना ही जोखिम से भरा होता है। बहुत सारे किसान भाई बिना सही जानकारी के नर्सरी तैयार कर लेते हैं, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से दोस्तों उसका जो नर्सरी है और जो पौधा है वो गल जाता है, ड्रैपिंग ऑफ जैसी बीमारी आ जाती है दोस्तों, और पूरी फसल पूरी नर्सरी खराब हो जाती है। और कई किसान के खेत में पानी भर जाता है जिससे पौधा पीला पड़ने लग जाता है और बाद में फूल जितना भी अच्छा विकसित नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप सही किस्म का चुनाव करते हैं दोस्तों, सही समय पर नर्सरी तैयार करते हैं, शुरुआत से ही कुछ ज़रूरी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही शानदार आप उत्पादन अगस्त और बारिश के महीना में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बीज खरीदने से लेकर के नर्सरी तैयार करने, खेत की तैयारी करना, रोपाई करना, खाद डालना, सिंचाई, रोग कीट नियंत्रण और बारिश से बचाव और तुड़ाई तक की पूरी जानकारी पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हर साल हजारों किसान भाई कर देते हैं और उसी वजह से उसकी पूरी फसल खराब भी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि बरसात में फूलगोभी की खेती शुरू कब करनी चाहिए। अगर आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में खेती करते हैं तो जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के जुलाई के तीसरे सप्ताह तक दोस्तों नर्सरी तैयार करना सबसे अच्छा माना जाता है। और जिन क्षेत्रों में बारिश देरी से शुरू होती है वहां अगस्त के पहले सप्ताह तक भी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर करने पर फसल की जो बढ़वार है और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों कि कौन सी किस्में हमें लगानी चाहिए। देखिए, बरसात के मौसम के लिए हमेशा जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि बारिश अचानक हो जाती है और कहीं कहीं पर ऐसी बारिश होती है कि सीधे ओला जो गिरता है, पत्थर गिरता है, उस टाइप से बारिश होती है, यानी कि आपका जो पूरा फसल है उसको नष्ट कर देती है। तो कुछ वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें जो जिसका चुनाव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम को देख करके, जैसे पूसा का कार्तिक आ जाता है, पूसा का दिवाली आ जाता है, अर्ली कुंवारी आता है और अर्ली सिंथेटिक जैसी किस्में किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा सीमेंट्स का आता है, जेके का आता है और भी बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने जो बाज़ार है, नज़दीकी बाज़ार है, वहाँ पर भी आप जा कर के बीज खरीद सकते हैं। और दोस्तों, बीज खरीदते समय हमेशा प्रमाणित और विश्वसनीय विक्रेता से ही बीज ले, क्योंकि नकली बीज पूरी मेहनत को ख़राब कर देते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बीज हमेशा अच्छा क्वालिटी का ले और अच्छा दुकान से ले। अब बात करें दोस्तों बीज उपचार की, क्योंकि बहुत सारे किसान इस स्टेप को छोड़ देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। बरसात में मिट्टी में फफूंद और कई रोग पैदा करने वाले जीव बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए बीज बोने से पहले बीज का उपचार करना जरूरी है दोस्तों। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो जैविक बीज उपचार का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं दोस्तों तो आप रासायनिक बीज उपचार कर सकते हैं। तो हमेशा उत्पादक के लेबल पर दिए गए निर्देश का पालन करें, इससे शुरुआती रोग का खतरा काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। हम नर्सरी की तैयारी की बात करें तो बरसात में कभी भी ज़मीन के बराबर नर्सरी नहीं बनानी चाहिए। ज़मीन हमेशा ऊंची क्यारी बनाइए, ऊंचा बेड मार दीजिए या ऊंचा कर दीजिए अपना लेवल को, तब जा कर के आप उसमें आप नर्सरी तैयार करें। क्योंकि बारिश का जो पानी है दोस्तों वो रुकना नहीं चाहिए। क्यारी की मिट्टी भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी आ गया पूरा आपका नर्सरी डूब गया, ऐसे में सारा नर्सरी गल जाता है। अब मिट्टी भारी है तो उसमें अच्छी तरीक़ा से गोबर की सड़ी हुई खाद आपको मिला देना है। कई किसान तेज बारिश से नर्सरी बचाने के लिए ऊपर शेड नेट या पारदर्शी प्लास्टिक का अस्थायी कवर भी लगाते हैं, जिससे पौधे को नुकसान कम होता है और तेज़ बारिश का सीधा असर नहीं पड़ता है। यही कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है
कि आपको अपना जो नर्सरी है उसको ऊंचा बेड मारना है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आपके क्षेत्र में, लगातार हो रही है, और आपका पूरा जो ज़मीन है यानी कि जो बेड है या क्यारी बनाए हैं वो पूरा नमी है, तो आप उसके ऊपर में जाली आप मार सकते हैं, जो नेट प्लास्टिक टाइप से जो आता है उसको भी लगा सकते हैं, या फिर आप पतला जो प्लास्टिक का जो आता है, जैसे हमने एक वीडियो में आपको बताया था जो लो टर्नल बनाने के लिए, वो ठंडा का वीडियो था, तो लो टर्नल बना करके अच्छा जुगाड़ करके भी उसमें किया जा सकता था। तो उस टाइप से आप नर्सरी के ऊपर प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, जिससे तेज़ बारिश का सीधा असर नहीं पड़ता और पौधा आपका कमज़ोर नहीं होगा। दोस्तों, नर्सरी के में बीज बहुत गहराई पर अभी नहीं बोना चाहिए, क्योंकि अभी एक तो नमी है, और हल्की मिट्टी से ढक दे और नमी को बना करके रखें। जब पौधा निकलने लगे तो रोज़ निरीक्षण करें। दोस्तों, अगर आप रोज़ अपना खेत में जा करके देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तब जा करके आप अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि छोटे छोटे आपके पौधे रहते हैं, उसमें भी कीड़ा लग जाता है, खा जाता है पत्ता को, तो आप निरीक्षण करते रहे। अगर कहीं पानी जम रहा है तो तुरंत उसको निकालने का व्यवस्था करें या तुरंत निकाल दें। बरसात में पानी का रुकना सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। अगर आप इस सब चीज़ों से अब निकल जाते हैं तो आपको अच्छा खासा रेट अब निकाल सकते हैं। यहीं से दोस्तों आपकी जो आधी फसल है वो तय होती है, अगर आप पानी निकासी का व्यवस्था करते हैं। अगर नर्सरी आपका स्वस्थ है तो आगे की फसल और भी मजबूत बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब जब आपकी नर्सरी तैयार हो गई है दोस्तों, तो और पौधा आपका 20 से 25 दिन का हो चुका है, तब बारी आती है खेत की तैयारी की और रोपाई की बारी आती है। यहीं पर बहुत सारे किसान ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है और फूल भी छोटा रह जाता है। तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीक़ा से 2 से 3 बार जुताई कर ले, ताकि मिट्टी आपकी भुरभुरी रहे। आखिर जुताई के समय दोस्तों अच्छी तरीक़ा से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिला लेना है, और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो उसको भी आप मिला सकते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है और पौधे की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से फैलती है। दोस्तों, बरसात के मौसम में सबसे ज़रूरी बात यह है कि खेत में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इसलिए खेत में ऊंचे मेड़ बनाइए या ऊंचा बेड बना लीजिए, और मल्चिंग अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप मल्चिंग डाल करके भी आप रोपाई कर सकते हैं। और पानी निकालने के लिए नाली ज़रूर बनाइए दोस्तों। अगर जल जमाव अगर हो रहा है आपका खेत में, तो जितना भी पौधा आप लगा रहे हैं, कोई भी आप पौधा लगाइए, चाहे आप फूलगोभी लगाइए, पत्ता गोभी लगाइए, मिर्चा लगाइए, कुछ भी आप पौधा उसमें लगा रहे हैं वो आपका गल जाएगा। अगर खेत में 2 दिन भी पानी पड़ा रह जाए दोस्तों तो जड़ सड़ने लगेगा और पौधा आपका पीला पड़ना चालू हो जाएगा। तो इसलिए आप जल निकासी का व्यवस्था बना करके ही खेती कीजिए दोस्तों। रोपाई हमेशा शाम के समय या बादल रहने पर करें, ताकि पौधे पर धूप का असर कम ना पड़े, यानी धूप का असर एकदम कम पड़े दोस्तों। पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो लगभग 45 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी लगभग आपको 60 सेंटीमीटर तक रखना है। इससे हर पौधे को हवा मिलेगा, धूप अच्छा तरीक़ा से मिलेगा, और रोग लगने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपस में रहेगा दोस्तों, यानी कि सटा सटा हुआ आपका पौधा रहेगा, तो उसमें रोग लगने का जो संभावना है वो बढ़ जाएगा। अब बात करें दोस्तों खाद की, बहुत सारे किसान भाई शुरुआत में ही पूरा यूरिया डाल देते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। फूलगोभी को संतुलित पोषण चाहिए होता है। खेत तैयार करते समय गोबर की खाद के साथ आपको फास्फोरस और पोटास डालना है, और नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को एक साथ आपको नहीं डालना है, बल्कि 2 या 3 हिस्से में डालना है। एक तो शुरुआत में आप डाल सकते हैं, और उसके बाद जैसे आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं 20 से 25 दिन में, उस टाइम में भी आप डाल सकते हैं। और तीसरी आपको तब डालना है जब आपका जो फूल है दोस्तों, फूल का जब साइज आपको बढ़ाना है उस टाइम में भी आप डाल सकते हैं। यानी 3 हिस्सा आप कर दीजिए, एक पैकेट है उसको 3 हिस्सा कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर पौधे की बढ़वार धीमी दिखाई दे रही है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मिट्टी की स्थिति और फसल की ज़रूरत के अनुसार ही उर्वरक आपको डालना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, यानी बरसात में पौधे को बचाने के ऊपर। लगातार बारिश होने पर खेत में पानी जमा होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए हर बारिश के बाद खेत का निरीक्षण आपको करते रहना है। अगर कहीं भी पानी जमा दिखे तो तुरंत आपको बाहर निकाल देना है। और याद रखना दोस्तों, फूलगोभी का जो पौधा है पानी में खड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए बरसात में कई बार तेज़ हवा चलती है, जिससे आपका जो छोटा पौधा है वो भी गिर जाता है। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों हल्की मिट्टी उस पर चढ़ाए और पौधा को सहारा दे दे, इससे जड़ भी मजबूत रहेगा और पौधे गिरेंगे भी नहीं। अब बात करते दोस्तों उस बीमारी की जो बरसात में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, तो सबसे पहले आती है दोस्तों ड्रैपिंग ओप का।
यह बीमारी नर्सरी में ज़्यादा दिखाई देती है। अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं खुद से तो ये सारी बीमारी आप देख सकते हैं, जिसमें पौधे जो छोटा पौधा रहता है वो ज़मीन की सतह में गलने लग जाता है। यही है ड्रैपिंग ओप का, और गिर भी जाता है। इसके बचाव के लिए दोस्तों आप अच्छी जल निकासी रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें और बीज उपचार ज़रूर करें। यदि बीमारी दिखाई दे तो आप दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर नमी या बारिश 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है तो आपको शुरुआत में बताया कि ऊपर में आप प्लास्टिक डाल सकते हैं। जो पतली प्लास्टिक का जो रहता है, प्लास्टिक आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। और इसके लिए हम लोग बात करें तो आप फफूंदनाशी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देश का पालन आपको हमेशा करना है दोस्तों। और दूसरी बीमारी आता है, इसमें आता है ब्लैक रोट का, जिसमें पत्तियों के किनारे से पीला रंग शुरू होकर अंग्रेजी के भी आकार का निशान जैसा दिखता है और धीरे धीरे पूरी पत्ती को खराब कर देता है। यह बीमारी संक्रमित बीज और पानी के माध्यम से फैलता है। इससे बचाव के लिए दोस्तों हमेशा स्वस्थ बीज आपको लेना है, हमेशा साफ खेत और उचित जल निकासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संक्रमित पौधे को खेत से हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका खेत में संक्रमित पौधा दिख रहा है तो आप उसको छांट करके आप हटा भी सकते हैं। और एक सामान्य समस्या है दोस्तों अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट का। इसमें पत्तियों पर गोल भूरे धब्बे दिखने पड़ते हैं और समय पर ध्यान न देने पर पत्तियां सूख भी जाती है। और खेत में पर्याप्त दूरी रखना, हवा का अच्छा आवागमन और फसल की नियमित निगरानी, इससे बचाव किया जा सकता है। दोस्तों बरसात में कीटों का हमला भी बढ़ जाता है, तो सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है एक डायमंड ब्लैक मोथ और माहू जो कीट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये पत्तियों को खा करके उसका जो रस है उसको चूस करके पौधे की जो बढ़वार है उसको रोक देता है दोस्तों। इसलिए खेत का नियमित निरीक्षण करें और यदि इस प्रकोप को आर्थिक नुकसान की सीमा तक पहुंच जाए तो अपने क्षेत्र में अब दवाई का, रासायनिक दवाई का या कीटनाशक जैसे जैविक नियंत्रण आपको अपनाना पड़ेगा। और बिना ज़रूरत दवा का छिड़काव आपको बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। दवा तभी प्रभाव करता है या असर करता है जब सही रोग या कीट की पहचान हो। इसलिए अनुमान से दवा ना डालें, बल्कि पहले समस्या को पहचान लीजिए कि आखिर उसमें कौन सा रोग लग रहा है। अगर आप पहले भी नर्सरी कर रहे हैं या आप खेती कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी समस्या है दोस्तों तो आप हमें डायरेक्ट मेल में भी मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कमेंट के माध्यम से भी आप हमें पूछ सकते हैं जो बीमारी आपके खेत में दिख रही है। तो किसान भाइयों, आपके खेत में पौधे अच्छे तरीक़ा से बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे फूल बनना जब शुरू हो जाए तो इस समय की गई छोटी छोटी गलतियां भी उत्पादन को काफ़ी कम कर सकती है। इसलिए इस स्टेज पर आपको सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फूल बनने के समय की। जैसे ही पौधा के बीच में फूल सफ़ेद दिखाई देने लगता है वैसे ही पौधे पर लगातार आपको नज़र रखना है। यदि इस समय खेत में पानी भर गया या लगातार नमी बन रहा है तो फूल का जो रंग है वो ख़राब हो सकता है और कई बार सड़न भी शुरू हो जाती है। इसलिए बारिश के बाद खेत का निरीक्षण आपको बिल्कुल भी जा करके करना ही करना है। अगर कहीं से भी पानी जमा दिखे तो तुरंत उसे निकाल देना है। हम यहाँ पर बार बार पानी निकासी का बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है वो भारी बारिश के समय चल रहा है, यानी कि अभी शुरुआती बारिश है। और इस टाइम में नर्सरी अगर आप संभाल लेते हैं तो अगस्त के आसपास में, अगस्त का लास्ट तक में अगर आप फूल को भी निकाल देते हैं तो भैया आपको 60 से 80 रुपया जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बरसात में एक और बड़ी समस्या आती है कि तेज़ बारिश की बूंदें सीधे फूल पर गिरते रहती है, जिससे फूल का जो रंग है वो भी बदल जाता है और गुणवत्ता, उसका जो क्वालिटी है दोस्तों वो भी कम हो जाता है। तो कई अनुभवी किसान हमारे पास ऐसे भी हैं जो समय पर ऊपर की 2-3 पत्तियों को हल्का मोड़ करके फूल को ढक देते हैं। वे बताते हैं कि जैसे कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, अगर उनके पास कम एरिया है या फिर ज़्यादा एरिया है तो लेबर लगा करके ऊपर जो साइड आप देखते होंगे किस टाइप से फूल रहता है, तो साइड का जो पत्तियां है उसको मोड़ करके ऊपर में इस टाइप से डाल देते हैं, जो बाहरी बारिश के वजह से ऐसे होता है। इससे फल और जो धूप और तेज़ बारिश दोनों से काफ़ी हद तक सुरक्षित भी रख सकते हैं और सफ़ेद रंग को मेंटेन भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा बन के रखता है सफ़ेद रंग। अब बात करते हैं दोस्तों कीट और रोग की। तो बरसात में जो डायमंड ब्लैक मोथ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट में से एक है। इसकी छोटी छोटी जो सुंडियाँ पत्तियों को खा करके इसमें छेद कर देती है। अगर समय पर अगर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो पौधे की जो बढ़वार है दोस्तों वो रुक जाएगी,
फूल भी आपका छोटा रह जाएगा। और खेत का नियमित निरीक्षण करते हैं तो आप कंट्रोल में ला सकते हैं। शुरुआत में कुछ ही पौधों पर प्रकोप दिखा दे तो प्रभावित पत्तियां को हटा करके भी हम नष्ट कर सकते हैं। यदि प्रकोप आपका बढ़ जाए तो आप रासायनिक दवा या फिर आप कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। माहू यानी कि एफिड भी बरसात में तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। ये पत्तियां और कोमल भागों का रस चूस लेता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और इसकी जो संख्या हो काफ़ी हद तक कम भी रहती है। तो कई बार पानी की तेज़ धार या जैविक उपाय भी मदद कर सकता है। इसलिए प्रकोप की स्थिति में स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से आप दवाई लगा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों ब्लैक रोट यानी कि डाउनी मिड्यूल और फिर अल्टरनेरिया जो लीफ स्पॉट है उसके बारे में। ये बरसात में आम समस्या है दोस्तों। अगर पत्तियां पर पीले या भूरे रंग दिखाई दे, किनारे से सड़न शुरू हो जाए और पत्तियों के नीचे फफूंद जैसे परत दिखे तो तुरंत प्रभावी पत्तियां आपको हटा देना है। खेत में हवा का अच्छा आवागमन रखें और अनावश्यक सिंचाई से बचे दोस्तों, क्योंकि अभी बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में सिंचाई करना बेकार है। यदि रोग तेज़ी से फैल रहा है तो कृषि विशेषज्ञ या कृषि दवाई से लेकर के भी आप वहाँ से भी लेकर के आप उपयोग कर सकते हैं। आप फफूंदीनाशी का भी आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। दवा को आपको बदल कर उपयोग करना है और यही मेरी सलाह भी है। और बहुत सारे किसान भाई भी इस बारे में बताते हैं कि अगर वे दवा को बदल कर उपयोग करते हैं तो प्रतिरोध की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, दवा तभी असर करती है जब रोग या कीट की सही पहचान हो। बिना पहचान के बार दवा डालना दोस्तों और छिड़काव करना में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और कई बार फ़ायदा भी नहीं दिखाई देता है। तो अब बात करें दोस्तों तुड़ाई की। जब पूरी तरीक़े से विकसित हो जाए, आपका जो फूल सख्त हो जाए, उसका रंग सफ़ेद दिखाई दे, तब तुड़ाई करें। बहुत देर खेत में छोड़ने से फूल ढीला पड़ जाता है और बाज़ार में इसका भाव भी कम मिल जाता है। अब आखिर में मैं कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं दोस्तों जो किसान अक्सर कर देते हैं। तो पहले गलती है सस्ता या बिना प्रमाणित बीज लेना। दूसरी गलती है खेत में पानी जमा होने देना। तीसरी गलती है ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डाल देना। और चौथी गलती है दोस्तों रोग या कीट की पहचान किए बिना बार दवा का छिड़काव करना। और पांचवा गलती है फसल का नियमित निरीक्षण नहीं करना। अगर आप इन गलतियों से बच जाए तो बरसात में भी फूलगोभी की अच्छी पैदावार लेने की संभावना आपका बढ़ जाता है दोस्तों। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले जो वीडियो है बरसात में फूलगोभी की खेती की जानकारी या कोई और भी फसल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।